नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। आज हम संसाधनों का जो विकास का स्तर है उसका आधार के बारे में, वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसका पहला जो विकास का स्तर का जो आधार है वो आता है संभाव्यता। संभाव्यता अर्थात जिन संसाधनों की मिलने की संभावना है लेकिन अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, वो संभाव्यता के स्तर पर रखा जा सकता है। दूसरा है कि विकसित भंडार। विकसित भंडार अर्थात किसी संस्था या देश के द्वारा उन भंडारों को जो उपलब्ध हैं और उनकी मात्रा और गुणात्मकता को निश्चित कर दिया गया है, उसका मापन किया जा चुका है, वो विकसित भंडार के अंतर्गत रखे जाते हैं। और संचित कोष अर्थात जिनके जो हमें अभी तक जिनकी खोज नहीं की गई है लेकिन उनको उपयोग में लाने के लिए हम संचित कोष में रखे जाते हैं, अर्थात जिनकी मिलने की संभावना तो है लेकिन अभी तक उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो संचित कोष के भंडार के संसाधन कहलाते हैं। अब ये जो संसाधन है इसमें हम बात करते हैं कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है, यानी अपवर्जक किसे कहते हैं, यानी कि वो क्षेत्र जिसके अंदर देश का अधिकार है और उनसे उनको आर्थिक विकास में मदद मिलती है। तो ऐसा क्षेत्र जो तट रेखा से 200 मील की समुद्री मील की जो दूरी है, उस दूरी के अंदर जो खुला महासागर है, यानी 200 समुद्री मील तट रेखा से, हम जो कोई भी देश है उस देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के अंदर खुला जो महासागर है, उस क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात इसे हम कहें कि वो जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, लेकिन 200 समुद्री मील की दूरी से बाहर का जो क्षेत्र है वो वहां पर भी हमें भारत है, जो हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है उसके अंदर भारत के पास अपवर्जक क्षेत्र हैं, जिसके अंदर वो अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए खनन कर सकता है। अर्थात भारत के पास भी एक अपवर्जक क्षेत्र है, यानी कि भारत की जो समुद्री तट रेखा है उसके 200 मील की समुद्री दूरी, यानी अपवर्जक क्षेत्र को छोड़ करके जो उसके बाहर आने वाला जो खुला महासागर है, उस महासागर में स्थित जो क्षेत्र है उसमें भारत को उस क्षेत्र के अंदर भारत के पास वहां पर खनन कर सकता है, यानी कि खनन करने का अधिकार है। भारत के पास खनन करने का अधिकार है, यानी भारत वहां पर खनन कर सकता है। ये भारत को ये अधिकार मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो संसाधन हैं उन संसाधनों के विकास में आने वाली बाधाएं, यानी कि हमें संसाधनों का विकास करना है लेकिन उसमें कुछ बाधाएं हमारे सामने आ जाती है। अब वो ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो हमारे संसाधनों के विकास में आती है? तो पहले हम बात करें कि समाज में या हमारे जो समुदाय है, उन समुदाय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने थोड़े से छोटे से स्वार्थ के खातिर क्या करते हैं, संसाधनों का ह्रास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मनुष्य जो क्या करता है, कुछ लोग होते हैं जो अपने छोटे स्वार्थ के लिए वनों को काट देते हैं। बहुत सी जगहों पर जो वन है उनको साफ किया जा रहा है, तो ऐसे लालचवश संसाधनों में का ह्रास हो जाता है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो संसाधन है, उस संसाधन के जो समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में वो संसाधन आ जाते हैं, अर्थात संसाधन जो है उन संसाधनों का समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो संसाधन उनके हाथ में आ जाते हैं, और उनके हाथ में आ जाने की वजह से जिससे समाज में क्या बन जाते हैं, दो वर्ग बन जाते हैं। अर्थात संसाधन जो है वो समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। ठीक है, अब दो वर्गों को विभाजित हो गया, यानी कि संपूर्ण जो समाज है वो दो वर्गों में बट गया। अब दो वर्ग कैसे? एक वर्ग वो जो संसाधन संपन्न बन गया है,
यानी एक वर्ग वो जो संसाधन, जिनके जो कुछ लोग हैं उनके हाथों में संसाधन आ गए हैं तो वो लोग तो क्या हो गए, साधन संपन्न हो गए, संसाधन संपन्न हो गए। लेकिन दूसरा जो वर्ग है जिनके विचारों के हाथ में ये बात नहीं है, वो संसाधनों को नहीं खरीद पाए हैं, तो वो वर्ग क्या हो गया, संसाधनहीन हो गया। अर्थात यूं कहा जा सकता है कि समाज दो वर्गों में बट गया, एक अमीर और दूसरा गरीब वर्ग। तीसरी जो बाधाएं आती है तो वो है कि जो संसाधन है उन संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति पैदा होना, वैश्विक परिस्थिति पैदा होना, ये क्या है कि जो संसाधन है उससे अंधाधुंध शोषण किया जा रहा है, यानी कि हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों का हम अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं, तो उससे वैश्विक स्थिति की जो पारिस्थितिकी है उस परिस्थिति पैदा हो गई है। पारिस्थितिकी पैदा हो गई है, कैसे हो गई है कि जैसे जैसे हम कहें कि ये संसाधन है तो यहां पर क्या हो गया कि वैश्विक परिस्थिति कैसे पैदा कि जो अंधाधुंध शोषण है संसाधनों का, अंधाधुंध शोषण करने से क्या हो गया, वैश्विक परिस्थिति पैदा हो गई है। जैसे जैसे भूमंडल का ताप बढ़ना, भूमंडल का क्या बढ़ गया, ताप बढ़ गया, उसके ताप बढ़ने से वायु प्रदूषण की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो हमारे संसाधनों के विकास में बाधाएं उत्पन्न करती है। तो इन बाधाओं को, यहां से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसाधनों के विकास में आने वाली बाधाओं से आप क्या समझते हैं, या आने वाली जो बाधाएं हैं उनका वर्णन कीजिए। तो ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंटों का करना है और इसका फिर आपको वर्णन करना है। तो वर्णन करना है, तीनों पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। तो यहां होता है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्या है, कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास, सतत अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और उस सतत पोषणीय विकास का आर्थिक विकास, आर्थिक क्षेत्र में उसका क्या महत्व है। तो क्या कहा गया है, कहा गया है कि विकास के बिना पर्यावरण को, विकास बिना पर्यावरण को नुकसान, यानी कोई भी यदि विकास हमें करना है तो उसके लिए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होना चाहिए। किसी भी हमें संसाधन का विकास करना है तो उसमें किसी भी प्रकार से पर्यावरण का विनाश नहीं हो, तथा वर्तमान विकास प्रक्रिया को जारी रखते हुए, वर्तमान विकास प्रक्रिया को जारी रखते हुए आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ऐसा हमें सतत पोषणीय विकास करना है। और ऐसा सतत पोषणीय जो विकास होता है तो उससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, आर्थिक क्षेत्र में उसका महत्व बढ़ता है। इस वजह से सतत पोषणीय विकास में क्या है कि हमें क्या करना है कि आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास है वो आर्थिक विकास बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना बाधा पहुंचाए उसका विकास हो, तथा वर्तमान की जो विकास प्रक्रिया चल रही है वो आने वाली भावी पीढ़ियों के, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। ऐसा विकास क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, विकास कहलाता है। ठीक है, ऐसे विकास को क्या कहेंगे, सतत पोषणीय विकास कहेंगे। अब आगे बात करें कि संसाधनों के विकास के साथ क्या है कि ये जो भूमंडल है यहां पर विकास की संभावनाएं अधिक से अधिक हो, अत्यधिक संसाधन उपयोग में लाए जाएं, तो उसके लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए, वैश्विक पर्यावरण को बचाने के लिए रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन किया गया। कब किया गया, 1992 में किया गया। कहां किया गया, ब्राजील में किया गया। कहां किया गया, ब्राजील में। यानी ब्राजील जो देश है उसका एक शहर है रियो डी जेनेरिया, वहां पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, जो विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। अब इसके अंदर जो पृथ्वी सम्मेलन है या रियो डी जेनेरिया जो सम्मेलन हुआ उसकी क्या क्या मुख्य बातें रही, तो उसमें रहा कि जो रियो डी जेनेरियो है उसके अंदर 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया, अर्थात 100 से अधिक देशों के जो अध्यक्ष रहे हैं उन अध्यक्षों ने उसमें भाग लिया। दूसरा, ये जो सम्मेलन था ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी जो सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ, वो विश्व का प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य रहा वो रहा पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास।
क्या रहा, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना, कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो और उससे सामाजिक की जो समाज है उस समाज की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इस समस्या का हल ढूंढना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। दूसरा क्या रहा है, इसका जो दूसरे जो मुख्य उद्देश्य था वो भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति बनी, कि इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर जितने वन हैं उनके एक सिद्धांत होने चाहिए, नियम होने चाहिए, उनके नियमों पर जोर दिया गया कि उनके नियम तय किए जाना चाहिए, इस सिद्धांत पर उनकी सहमति बनी। और अंतिम और ये हुआ कि 21वीं सदी में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ कि 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 तैयार किया गया। क्या किया गया, एजेंडा 21 तैयार किया गया, अर्थात रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो ब्राजील में हुआ उसकी ये 5 बातें मुख्य रही है। इन 5 बातों पर फोकस किया गया। क्या फोकस किया गया कि फिर से हम रिपीट करते हैं कि 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उसमें भाग लिया गया। यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका जो उद्देश्य रहे हैं वो है पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढना और भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति बनना और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास करने के लिए क्या किया गया, एजेंडा 21 तैयार को स्वीकृत किया गया, यानी 21 एजेंडा 21 तैयार करने पर सहमति बनी। अब 21 एजेंडा जो एजेंडा 21 है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, इसका उद्देश्य रहा कि स्थानीय जो निकाय हैं उस स्थानीय निकायों के आधार पर, यानी स्थानीय निकाय स्तर पर क्या होना चाहिए, एजेंडा 21 तैयार किया जाए, एजेंडा 21 तैयार किया जाए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहा।